व्यंजन की बात करें, सिंपल परिभाषा ये बोलेंगे कि जो स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, या ऐसे बोलना लीजिए जो ध्वनि स्वर के उच्चारण से उच्चारित की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यह परिभाषा आप अपने कॉपी में नोट्स में अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दर्ज कर लेंगे, मैं लिखवाऊंगा नहीं। अब पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के भेद, ठीक है ना। तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3, फिर 4, क्या पढ़ो ले 3 ही होते हैं। पहला आपका होता है स्पर्शी व्यंजन, इसी को स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, कोई दिक्कत। तीसरा आपका होता है, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म। कहीं कहीं ऊष्म अगर नहीं लिखा हो तो लिखा होता ऊष्मीय व्यंजन, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। मतलब व्यंजन मुख्यतः कितने होते हैं, 3। अब देखिए कुछ लोग लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन य के ऊपर आप बिंदी लगा देते हैं। देखिए अगर बिंदी लगाएंगे तो आपको उसका पंचमाक्षर नहीं लिखना पड़ेगा, अगर बिंदी नहीं लगाते तो पंचमाक्षर लिखना पड़ेगा। देखिए ये होता लिखने वाले, ये एक आदत आपकी यही है। तो जब अगर आपको बोला जाता है पूर्ण रूप से लिखिए तो आप लोग की वही आदत हो जाती है, लिख देते हैं। और यह लिखना क्या है, और ऑप्शन में ऐसा बना भी देगा और हम लोग की आंखें उस समय क्या रहती है, चौनियाई, और तुरंत इस ऑप्शन को भी सही मार के आगे और गोला कर देंगे। तो ऐसे ही ध्यान देना भी चाहिए। कभी कुछ लोगों को लगता है कि तो मिसप्रिंट वाले में बिंदिया लग गई लिया, ऐसी बात नहीं होती। पेपर क्लियरिटी भी छापी जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई मिसप्रिंट। आप अपने उत्तर पे क्या रहिए, अडिग। अगर सत्य जानते हैं तो बोर्ड अगर गलत भी देता है फिर भी आपको आगे बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से व्यंजन का वर्तनी भी जान जाइए। अनुस्वार का टूटने का नियम सबको पता है ना, सबको बता चुके थे। नियम क्या होता है, रागिनी जी बताइए। टूट जाता है, हम बता चुके थे। जिस पर अनुस्वार होता है उसके अगले वाले वर्ण के पंचमाक्षर में टूट जाता है। अगर यह अनुस्वार है ज है तो ज किस वर्ग का है, च का पंचमाक्षर क्या होता है, इ, इसीलिए अनुस्वार किस में बदल जाएगा, इ में बदल जाता है। ऐसे ही सब जगह होता है, चाहे वो क का हो, चाहे च का हो, चाहे ट का हो, चाहे त का हो, चाहे प का हो, ठीक है ना। अब देखिए स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा गया, या वर्गीय व्यंजन। पहले स्पर्शी की बात समझेंगे, बोलिए जी। उदित माने इस वर्ड, इसको हम उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में पर्टिकुलर मुझे नहीं पता है, अगर होगा तो मैं बता दूंगा क्यों कहा जाता है, ठीक। उदित इसलिए बोला जाता होगा नाम के अकॉर्डिंग में, इसी से आगे के व्यंजनों की क्या करते हैं हम, गणना की जाती है, इसीलिए दिया गया होगा। बाकी कोई इसमें वो नहीं है, ठीक, बता देंगे। अगला सवाल वो तो आएगा ना, जब आप स्पर्शी पढ़ लेंगी तो उसमें बताएंगे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है। तो संघर्षी व्यंजन में वही इयों को छोड़ दीजिएगा, च छ ज झ हो जाएगा, बात समझी ना। उसमें यह होता है कि स्पर्श के साथ साथ हवा जो होती है वो संघर्ष करते हुए निकलती है, रगड़ के निकलती है, इसीलिए होती है। अब कहेंगे सर, कुछ बच्चे तर्क देते हैं सर उष्मा भी में भी तो रगड़ के निकलती है, लेकिन इसमें बस सितकार की ध्वनि होती है, इसलिए सकार के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक, अभी बता देंगे। अब सवाल बनता है स्वर वर्ण तो कितने होते हैं, 11। तो पूछता है सवाल एग्जाम में कि व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं, कुल। तो जब कुल पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, 33 बताएंगे, बात समझ गई ना। लेकिन वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं तब बताइएगा कितना, 52। अंतर समझ में आ रहा है क्या। स्वर कितने हो गए, 11, वर्णमाला में है 52, लेकिन व्यंजन कितने हैं
अब कहेंगे सॉरी जोड़ने पर 44 से तो हो ही रहा है, जोड़ने पे ना। तो और भी कुछ नए वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड हैं, आगत हैं, जिनको जोड़कर यह पूरी वर्णमाला क्या होती है, तैयार होती है। ठीक है ना। अभी समझेंगे कि 33 होती है और 33 में स्पर्शी व्यंजनों संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब समझिए स्पर्शी इसलिए कहा जाता है, इन सभी वर्णों का उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं हमारी स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है, स्पर्श होता है, तभी उसका उच्चारण कर पाते हैं, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, वर्गीय व्यंजन। नाम क्यों रखा गया वर्ग? आपको एक सामान्य तर्क से बताते हैं, इस क्लास में अगर इसको हम कह दें ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग, 3 वर्ग है ना यहाँ पे, मैं बोलूं सी वर्ग में से कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए, ठीक, तो इस ये वाला बच्चा खड़ा होगा, यह वाला खड़ा होगा ना। ऐसे ही देखे थे अगर आप क्लास पढ़ते थे, अब तो क्लासेस बड़े बड़े रूम बनवाने की वजह से क्लासेस बड़ी हो गई हैं, नहीं तो एक निश्चित होता था जो आपको मनोविज्ञान या एनसीएफ या ईवीएस में कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा आपको, 1:30 और 1:40। ये हम प्राथमिक का रेशियो बता रहे हैं आपको, उच्च प्राथमिक का। प्राथमिक में 30 बच्चों पे 1 मास्टर रहना चाहिए, उच्च प्राथमिक में 40 बच्चों पे 1 मास्टर। अगर मान लीजिए आपकी सेक्शन में कुल 60 बच्चे हैं, तो मतलब उसी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो एक ही क्लास को 2 वर्ग में हमें क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तब टीचर कितने पढ़ेंगे, 2। अब कहते हैं ना सर जी कि कैसे पता चलता होगा, सोचिए कभी कैसे पता चलता होगा कि यहाँ पर इतने टीचरों की आवश्यकता है अभी। इसलिए कि हर समय में विद्यालयों का रिकॉर्ड जाता है बीआरसी, एनपीआरसी एवं डाइट के माध्यमों से। किसको जाता है, उत्तर प्रदेश सचिवालय को, पीएनपी को जाता है। तो यह अनुमान लगाता है कि इतने बच्चों पे, मतलब इसी रेशियो के आधार पर निकालता है कि अगर में भी टोटल बच्चे हैं मान लीजिए 100, यूपी में कुल कितने बच्चे हैं 100, और टीचर मात्र 2 ठो ही हैं, तो अभी किसकी इतनी आवश्यकता है, एक और टीचर की आवश्यकता है। अरे 100, हाँ 2, 1 हेडमास्टर हो जाएगा। अभी 2 ही टीचर हैं, लेकिन अभी भी कम से कम कितने होने चाहिए, कैसे पता चल गया, बच्चों के नामांकन के आधार पे। उसी तरीके से अभी भी जो रिक्तियां मानी जाती है वो बच्चों के नामांकन के आधार पर ही रिक्तियां होती हैं, कि अभी भी 1.5 लाख अभी भी शिक्षक अगर भरा जाएगा, तब भारत के उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है, इसीलिए रिक्तियां ले आ जाती हैं। बात समझ गए ना। अब देखिए, तो उसी तरीके से क्लास बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे ना कि हम 9th में पढ़ते हैं, तो 9th में आप लोग देखे होंगे, हम लोग जब पढ़े हो तो 9th A, 9th B, 9th C, ऐसा नहीं होता था, क्लास बटा हुआ करता था। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्गीय वर्ग बोलते हैं, और वर्गीय व्यंजन के नाम जानते हैं। रफ देखे, रफ अपना नहीं देखे क्या आप लोग, रफ में एगो भरा जाता था नाम, उसके बाद हाँ पिता का नाम, उसके नीचे में क्लास, और फिर लिखा था वर्ग, लिखा होता था ना सेक्शन। ऐसे लिखने का मतलब फिर हम लोग सुंदर अक्षरों में भरते थे, स्टिकर चिपका उपका के नहीं करते थे। उस समय सिस्टम था कि इस पे अरे रफ पर भी कवर चढ़ जाता था। आजकल रफ का कवर खुद ने इतना अच्छा दे रहा है, एक सुंदर मल्लिका का दे रहा है कि बच्चे चढ़ा ही नहीं रहे हैं सब। एक लड़का ऊपर पढ़ा रहे थे, पुलिस वाले में लड़का लिखा था, मैं रफ लिया है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक, मैंने वो रफ पर लिखा था, बुलाती है मगर जाने का, हमको तो बोलेबे ना कर जेबा का। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 जी। बद्दुआ दे रहे हैं हम, तो मैंने बद्दुआ है। ठीक, अच्छी बात है, नहीं बुलाए तो बुला के मरवाओ दी तो क्या कही कि हम वही हरानी है, समझ लिया। स्पर्शी व्यंजन दूसरा क्या होता है, 25। अब देखिए वर्गीय व्यंजन में कुल होते हैं क से लेकर कितने होते हैं, म तक। क से लेके म तक। बिहार टेट 2016 का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें ऐसे ही सवाल लिख दिया है, क से लेके म तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है। अब ऑप्शन दे दिया था वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, ऐसे। अब उसमें तर्क जहां लगाएंगे तहां सवाल गलती हो जाएगा। बहुत ज्यादा तर्क नहीं लगाना, सीधे क्या मार देना है, वर्गीय व्यंजन करेंगे। बात समझ गई ना। अब वर्गीय व्यंजन में
वर्गीय व्यंजन में कौन कौन होते हैं? क, च, ट, त, प। क ख ग सबको आता है ना, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है। क ख ग घ ग अंग ऐसे पढ़ेंगे काम नहीं बन पाएगा। अब आपको ऐसे, अब तक आप लोग कैसे पढ़ते आए? ऊर्ध्वाधर पढ़ते, सॉरी हॉरिजॉन्टल पढ़ते आए हैं। अब आपको कैसे पढ़ना है? ऊर्ध्वाधर पढ़ेंगे। उसी को हम अंग्रेजी में वर्टिकल बोलते हैं। हमको उतना अंग्रेजी नहीं आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ख, अब देखिए पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला क्या आ गया? क, च, ट, त, प। प्रत्येक वर्ग का दूसरा क्या आएगा? ख, छ, ठ, थ, ह आएगा ना? क्या आएगा बोलिए? ख, छ, ठ, थ, फ। ऐसे याद कर लीजिएगा। ये बात अगर घर पे पढ़े किसी बच्चे के सामने, कोई दीदी को तो ना आवेला, यही ना बोलेगा लड़का बच, इसलिए कि उसको यही पता है कि क्रम ऐसे है। लेकिन अभी आपके अकॉर्डिंग इसको ऐसे पढ़ेंगे तभी अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष का आसानी से चयन कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? प्रत्येक वर्ग का तीसरा क्या होता है? ग, ज, ड, द और ब। क्या होते हैं? ग, ज, ड, द, ब। बहुत आसान होता है। ग, ज, ड, द, ब। आज पढ़ा रहे हैं, कल यह पूछेंगे आप लोगों से। खड़ा करा एक लोगों से, ग्रुप में नहीं। ग्रुप में सब लोग सीना तान कहते हैं हमू क्या बात है। खड़ा करा के दो ईमानदारी से, बात समझी ना? और नहीं तो क्या, खड़ा हो जाए थोड़ा पैर और सीधा हो जाएगा, झुंझुनी पड़ी रहती है। तो मान लीजिए ऐसे पर बोल दें प्रत्येक वर्ग का दूसरा आपको उच्चारण करिए, तो आप बोलेंगे ख, छ, ठ, थ, फ। चौथा क्या होगा? घ, झ, ढ, भ, ध और भ। क्या हो जाएगा? घ, झ, ढ, ध, भ। और पांचवा वाला सबको याद होगा, अंग, इय, ड़, न और म। क्लियर है सबको? इसमें कोई समस्या? अब देखिए इनका उच्चारण स्थान पता करेंगे हम। देखिए क्या होता है। पहला ट्रिक ऐसे ही, क है तो क से क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अब देख कुछ किताबों में ऐसे लिखा होगा और कुछ किताबों में ऐसे लिखा होगा। दोनों एक ही बात लिखी गई है, अलग नहीं है। कंठ का मतलब, कंठ किसे कहते हैं? इसको ना, हाँ इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जौन घटोई बस के दबा दे बोल को नहीं निकलता है, नहीं होता ना ऐसा। उसी तरीके से आप देखे होंगे घर में बूढ़े व्यक्ति होंगे तो कहते हैं कंठे उनका रुन्हा गया है। सुने ऐसा डायलॉग? नहीं सुने कभी? जब बोली नहीं, हाँ वो बूढ़ का आदमी मतलब कहाँ बैल, ये ना बैल। तो जब बूढ़े आदमी का होता है का कि कंठे रुन्हा गया, मतलब ना घुटते हैं ना उगलते हैं, ये हो गया ना। और ना तो कुछ बोल ही रहे ना तो कुछ चल ही रहे हैं, देख लो नटैया चली। हाँ उसी तरीके से कंठ क, ख, ग, घ, अंग जितना होता है वो सब किसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से। च से देखिए क्या होता है? तालु। इसका भी ट्रिक बताएंगे, ऐसे नहीं काम। इसी को तालु कहिए या तालव्य कहिए, कोई दिक्कत? तालु कहने का मतलब, तालु कहाँ होता है? जीभ के नीचे की जीभ के ऊपर, ऊपर होता है, ऊपर वाला हिस्सा। बात समझ गई? मतलब हेपर नहीं तो करे, मतलब हाई वाला हिस्सा होता है। बात समझ गई? जहां पर घी वाला लड्डू खाने के बाद चिपक जाता है, यही ना होता है। सिंपल भाई, जैसे कोई घी वाला लड्डू खाए कभी आप लोग? शादी वाला लड्डू नहीं, घी वाला लड्डू। तो वो जाके में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो जीभी से खुरुच खुरुच के क्या करना पड़ता है? छुड़ाना पड़ता है। ठीक, कंठ तालु च, छ जितना उच्चारण करेंगे सभी उच्चारण में जिह्वा जाके तालु पे क्या होगी? टच होगी। अगला क्या हुआ? ट, मूर्धा। मूर्धा नहीं, मूर्धा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। ठीक है ना? ट, ठ, ड, ढ, ड़, इनका उच्चारण जब करते हैं जिह्वा झटके से होती है और मुख वायु जो होती है वो बगल बगल से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, इसीलिए सब मूर्धा के नाम से जानते हैं। अगला आपका होता है तो का क्या होता है? तो जब बोलेंगे ना तो जिह्वा जो होती है वो दांत के पिछले हिस्से पे क्या होती है?
बहुत लोग पहला ऑप्शन दिया रहा दांत के अगले हिस्से पे टच करता है, अगले पे टच करेगा माने जीभिया निकल के बाहर में अगले पे टच होती है, दांत के पिछले हिस्से पे टच होती है। बात समझ गई ना? जिसको महीना में एक ही बार ब्रश करते हैं हम लोग, वहां पर अरे बाप बाप, जे कब्बो ना ब्रश करोगे को तो डेली हम करते हैं, बताइए। ठीक, जैसे कलिया क्या हुआ कि बहुत जल्दी में थे हम, तो बिना ब्रश में के नहा लिए, खा नहीं लिए, नहा लिए। जब नहाने के बाद होश पड़ा कि दिस इज ब्रश किए कि नहीं, ठीक, तो क्या करी, कहानी जय श्री राम, सब सही है, बिना ब्रश के काम हो गया, नहीं हो जाता है। तो जिस देखिए ब्रश वही करता है जिसका मुंह गंदा होता है कि नहीं? हमारा मुंह गंदा ही नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। तो से क्या होता है? दंत या दंत। ठीक, अगली कंडीशन ब्रश करने का, आपको सुपर टेट के विज्ञान पढ़ना है आप लोगों को। 10 नंबर का विज्ञान आएगा, और 10 नंबर के विज्ञान में से तीनों आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बात समझ गई ना? हाँ, बायो भी आता है, तीनों अधिक सवाल बायो से आते हैं। तो 3 सवाल आप उसमें आएंगे, तो एक आपको पढ़ना है दांत, पढ़ना उसमें लिखा है ऑप्शन में दांत। तो उसमें सवाल पूछेगा चवर्णक कौन सा है, सारी चीजें, दंतक कौन सा है, उसके साथ वहां पूछता है ना कि दांत सफेद होता है कि पीला होता है, तो जो सफेद मार देगा वो गलती हो जाएगा। दांत पीला होता है, सफेद नहीं हो। जो चमकाता है सफेद करके, समझिए वो दांत का इनेमल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। दिस इज कब खराब हो जाए कोनो भरोसा। सही बता रहे हैं, दांत वास्तव में सही रूप से पीला होता है। ठीक है, अब कोई मुंह नहीं खोलने के कहीं हमारा उजर न लग जाए, ठीक। दंत प का जब उच्चारण करेंगे तो दोनों होठ जो होंगे वो आपस में क्या होते हैं, चिपकेंगे, उसके बाद उसका उच्चारण होगा। बिना चिपके उच्चारण नहीं कर सकते हैं। प, तो प का होता है क्या, ओष्ठल कहिए या ओष्ठ्य कहिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत? इसी को ट्रिक के आधार पे मैं बताता हूं। KTM KTM वो गाड़ी वो लड़का लेके आता है, पुलिस में है, ठीक है ना? पुलिस में है नहीं, पुलिस में पढ़ता है। KTM गाड़ी लेके आता है वो, KTM और डू माने होता है करना। बात समझ गई ना? ऐसे याद कर लीजिए, के से होता है कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, दी से दंत, ओ से ओष्ठ। क्लियर हो गया ना? जब इसको याद कर लेंगे तो क च ट अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब अभी तक आपने क्या जाना है, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कुल कितने होते हैं, 25। अगला सवाल बनेगा प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5। देखिए अब पहला ऑप्शन लिखा रहेगा 25, यही गलती हो जाए। सवाल पूछने का तरीका है, कुल वर्ग की संख्या कितनी होती है तब बताएंगे आप 25, लेकिन प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, 5। अब कुल वर्ग कितने होते हैं, 5। अब 5 गुणे 5 बराबर 26 और 25 होता है ना? वो तो हम चेक किए कि आपको गुणा आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से होता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? मिटा दूं अपने हाथों से, ठीक। मूर्धा में बड़ा उ की मात्रा होती है, मूर्धा में बड़ा उ की मात्रा होती है, ठीक। बना लीजिए उसको। समन्वय में गलती करते हैं बैठ के आप लोग, मिटा दूं, ठीक। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं पहले समझेंगे। अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी होती है? पहला सवाल यही बनेगा, अंतस्थ व्यंजन के, जी कहें। 25.5। सुनिए बात, सुनिए आप। सवाल अगर ऐसा दिया हो कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो 100% ऑप्शन में 25 दिया होगा। 27 दूसरा 2 ठो और 2 ठो, शांत रहिए। अच्छा, उत्क्षिप्त वाले में किसी कोई ऐसा हो जो बोर्ड वाले में पूछा गया है ऐसा सवाल, ठीक है मैं मानता हूं इस बात को, पूछ सकता है, लेकिन अभी तक आरओ, एआरओ, पुलिस
SSC GD, SI, टेट और सुपर टेट, इतना एग्जाम मैं देता हूँ, इतनी यूपी वाला, इसमें से मैं नहीं कभी देखा हूँ। अगर कोई ऐसा बोर्ड में सवाल आ जाता है 27 वाला, तब मैं मानूं। अगर ऐसा कोई किताब में लिखा हुआ है तो वह बात गलत है। इसलिए किताब वाले, पब्लिकेशन वाले अपने किताबों को सोचते हैं कुछ नया जब मिलेगा तो बच्चे क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ठीक, मैं इस बात को अभी अलग से लिखवा के बोल दूंगा, लेकिन लिखिएगा मत कभी, इसलिए कि यह सवाल की व्याकरणों ने कभी प्रामाणिकता अभी नहीं दी है। बस समझ गए ना। इसीलिए अभी तक 25 ही मानिए, अगर बोर्ड में यह सवाल बन जाता है और कोई प्रमाणिक किताब में मिल जाएगा तो इस बात को मैं लिखा दूंगा। आपका कहना गलत नहीं है, सही है, हो सकता है कहीं पढ़े हो। अभी ये वाला आदित्य में दिखा होगा, शायद आदित्य वाले में मेंशन किया है इस बात को। तो ड और ढ का जो है उच्चारण आपके व्यंजन में होता ही नहीं है। पहली बात ही 33 में आएगा ही नहीं, हो नहीं आएगा ना। जब आएगा नहीं तो वर्गीय व्यंजन में गिनेंगे हम, कहने का मतलब ये है। सुनिए पहले बात, ड और ढ जो होते हैं वो व्यंजन वर्ण के 33 वर्ण में नहीं आते हैं। अब कहिएगा कि सर जी व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं, 33 की जगह आप कह दीजिए 35। अगर ऑप्शन में मान लो कभी तो मान लें, अभी हाल ही में SI में आया था 33 माना है, और एग्जाम क्रम से दिया 33, 34, 35, 36 ऑप्शन दिया था। बात समझ गई। और समस्या कहाँ पैदा हुई थी, 33 और 36 में बच्चों को। 34 और 37 एकदम सरासर गलत, लेकिन समस्या कहाँ पैदा हो गई थी बच्चों को, 33 और 36। जो नहीं जानता होगा 36 से मार देगा, अब जो जानेगा क्या मार के आएगा, 33। अभी तक ड़ और ढ को जो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की जो या नए वर्ण की जो बात की जा रही है, उसको प्रामाणिकता वर्गीय व्यंजन में नहीं मिली है। बात समझ गई ना। कोई बात नहीं, अगर होगा तो देख लेंगे एक बार हम भी, ऐसा कुछ है नहीं। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, य र ल और व। ठीक है, य र ल व ये सभी क्या होते हैं, अंतस्थ। इसी बात को जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो इसको किस नाम से पढ़ेंगे, सबको अर्ध स्वर में पढ़ जाएंगे। अभी तक हिंदी में सिर्फ य व को स्वर पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत में चारों को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, कुछ लोग इस बात को अनुसुना कर रहे हैं, संस्कृत कहाँ बता रहे हैं। संस्कृत 10 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। अंग्रेजी वाला सेक्शन, अंग्रेजी भी आपके 10 नंबर का एग्जाम में आएगा। मैं बता दिया हूं, शोर मत करिए, मैं बता दिया हूं आप लोगों को। यहां पर प्राइमरी का मास्टर बनना, जूनियर का मास्टर बनना है, यही ना। जूनियर वालों के लिए फिलहाल तब भी आप लोगों को 1 सब्जेक्ट टीचर जाएंगे, जबकि प्राइमरी में कुछ को टीचर जाएंगे। कुछ माने सब चीज पढ़ाना है। वहां जाके बस एक चीज के लिए मना कर सकते हैं आप, धार्मिक के आधार पर, कि मैं उर्दू नहीं जानता हूं, मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकता हूं, और या कोई भी। लेकिन जो उर्दू पढ़ा है वो जाके ये नहीं कर सकता मैं संस्कृत नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उसको भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा संस्कृत। इतना जान लीजिए, यह कंडीशन बोर्ड ने बना दिया है। तो प्राइमरी का मास्टर का मतलब कहाँ, सब कुछ आपको पढ़ाना है। वहां पे प्राइमरी के टीचर बन जाने के बाद वहां पे ही जाके कहते हैं मैं तो प्राइमरी की मास्टर हूं, मैं एक ही पढ़ाऊंगी अंग्रेजी। अगर ऐसा कहते हैं तो काम हो जाएगा खराब। बात समझ गई ना। वहां पे आपको ऑल टू ऑल पढ़ाना है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं जाकर कहेंगी, नहीं कहेंगे, ऐसे ही बोलती हैं सब, है कि नहीं है। आप हुकारी पार्क में नहीं बैठे, अरे छात्र हैं आप लोगों के। चल देखिए आगे, य को बस य व को हम ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा। य व जो होते हैं उसे हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। बच गया र। र को क्या बोलते हैं, देखिए इसके 2 नाम हैं। एक है आपका लुंठित या प्रकंपित वर्ण। देखिए क्या प्रकंपित वर्ण क्यों कहा जाता है, जब र का उच्चारण करेंगे ना तो जिह्वा जो होगी वह कांपेगी। कांपने का मतलब उसमें झंकार होगा, कपकपी जैसा होगा। बात समझ गई ना। वह जिह्वा को आप देख नहीं सकते हैं, ऐसा उच्चारण क्या करेंगे आप, महसूस करेंगे।
र जब बोलेंगे तो आप उसे महसूस करेंगे, ई ना क्योंकि मुंह खुलवा के कहिए र बोल, तो मुंह खोल के र बोल ही नहीं पाएगा। जब उच्चारण कर देख पाएंगे आप, उसको आप महसूस करना होता है। तो लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन होता है? र। ल क्या होता है? पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। पार्श्विक वर्ण इसलिए कहा जाता है, ल जब बोलते हैं तो इसके भी मूर्धा का एक हिस्सा समझ लीजिए वह है, इसके अगल बगल से भी वह बाहर क्या हो जाती है? वायु बिना स्पर्श के तेजी से बाहर निकल जाती है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। और यह चारों को एक साथ अंतस्थ व्यंजन के नाम से, अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बता दीजिए मैम आप? अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ जी बताइए, जो भी आ रहा बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अंतस्थ व्यंजन पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसका मीनिंग आपके सामान्य भाषा में इसे क्या, अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम या सर अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप ही मत कहिएगा कि और अलग कहते हैं, ये तो इसके भेद हो गए, इसके वर्ड हो गए, उसकी मीनिंग पूछ रहे हैं हम। अंदर पीछे बताइए मैम, उनके पीछे, हाँ आप ही से। अंतस्थ का मीनिंग आपको भी नहीं पता? पीछे अंदर से किया जाए, गुड। उनके पीछे बताइए। अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए सर जी ना, हम तो फ्लो में बता रहे हैं। मान लीजिए बता दिए, मुझे लग रहा है कि आपको आ रहा है, दिमाग में आ गया कि हो सकता है इसका मीनिंग कुछ लोगों को ना पता हो, तो आपको ये पूछना चाहिए। उनके पीछे बताइए, उनके पीछे बोलिए, उनको आपको भी नहीं पता? उनके पीछे आप ही से कह रहे हैं, हाँ उनके पीछे क्या? ठीक, चलिए उनके बगल में बता दीजिए। जिह्वा क्या हो? कोई बात नहीं, जो भी आ रहा उच्चारण तो करिए। समझ रहे हैं? यही तो। अच्छा ये बताइए, इन केस यहाँ पर अगर आप बैठ के वहां पे नहीं बता पा रहे हो, अगर यहाँ पे खड़ा करा दें एज ए शिक्षक की भूमिका में, आप सभी लोग शिक्षक बन गए समझिए। 50% शिक्षक क्या है? एकदम कंप्लीट 80% है। ये कोई एग्जाम बस पास करना, शिक्षक बन गए, वही ना है। नहीं तो आप डीएड बीएड करते ही आपको सब लोग देखते होंगे, बच्चों ने अक्सर तुरंत दिन में कहा मास्टर साहब बीएड में एडमिशन या बीटीसी में मास्टर हो गए, और आप लोग कोई नहीं, आप लड़कियां को लेकर जलती हैं सब ना, वो मास्टराइन नहीं कहती हैं सब। सही बता रहे हैं। बीटीसी करते समय कोई लड़की कह दियो क्या मास्टराइन, बोला है कोई? हम लोगों में पूछिएगा, इन लोगों से जरूर कहा होगा मास्टर। कहता है कि नहीं कहता है? ये होता है दिल करेजा। ठीक, आगे बताइए। क्या नाम है जी उनका? नाम क्लियर नहीं है, बताइए आप ही, आप बताइए। ये तो एगो ही होगा, बहाना नहीं पता, बस दू के साथ बोल के मुंह बंद कर लेवे के। आगे आपको भी नहीं पता है? अरे बाप रे, कहाँ जाएं हम? आगे बताइए आप। आगे बताइए आप में। कोई सटीक क्यों नहीं बता रहा है? इसरो में से कोई बता दीजिए, इसरो में से कोई भी, आप ही बताइए। चलिए, उसी को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आके सही बात आई है सामने। इतनी जितनी लोग बता रहे हैं, मीनिंग कुछ और बता रहे हैं आप लोग। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? देखिए है क्या, व्यंजन है ना, यह किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? और हाई क्या लिखे हैं? मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में जिसका उच्चारण किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है। बस आप नॉर्मल देख लीजिए ना, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, लिख क्या रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आधा व्यंजन और आधा स्वर, इसी के बीच का जो उच्चारण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कोई दिक्कत? यह परिभाषा एग्जाम में आ सकती है। सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूं। बात समझ ना, कि जो वर्ड स्वर और व्यंजन के मध्य में उच्चारित किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कोई दिक्कत?
अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। य और व क्या होते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहे जाते हैं? होते तो हैं व्यंजन, लेकिन अर्धस्वर कहने का मतलब उच्चारण करते समय अधिक से अधिक व्यंजन की ध्वनि न स्वर की ध्वनि होती है। य अगर आप य बोले और थोड़ा सा देर में अगर सुनते हैं आप, इनकेस थोड़ा सा देर में, तो तुरंत आपको य नहीं समझ में आएगा। क्या आएगा? अ आएगा, आएगा ना। इसीलिए उसे हम अर्धस्वर के नाम से, र को प्रकंपित वर्ण क्यों कहा जाता है? उच्चारण करते समय जिह्वा क्या करती है? कंपन। और ल पार्श्विक वर्ण होता है, उच्चारण करते समय मूर्धा की तरह मुख से वायु, अरे जिह्वा से वायु अगल बगल से बाहर निकल जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अगला आता है उष्म या उष्मीय व्यंजन। ये अभी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कोई डाउट किसी को? 4 होते हैं, एकदम कंफर्म है, ठीक है ना। 4 में अब सवाल बनता है, कुछ लोगों का उच्चारण देखिएगा स, श, श तीनों, लेकिन पहले कौन आता है? पहले कौन सा आता है? तालव्य स आता है। इसी को हम बड़ा स बोलते हैं, लेकिन कभी भी हिंदी में बड़ा स का उच्चारण मत करिएगा। य इसके बाद क्या आता है? सही तो है। इसका उच्चारण पहले होता है। शांत रहिए, शांत रहिए, शोर एक साथ शोर मत करिए। अगर आपको डाउट लग रहा है तो देख लेते। सही तो है जी। अभी इसके पहले वाले 3 रोज पहले क्लास में मैंने शब्दकोश लिखवाया था। इसका मतलब उसको आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक। उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। शब्दकोश लिखे हैं, शब्दकोश में क्या लिखा गया है? सही तो लिखा गया, देखिए सही तो लिखे हैं। पहले होता है तालव्य स, उसके बाद मूर्धन्य स, उसके बाद दंत स, उसके बाद ह को हम काकल्य वर्ण के नाम से। अब देखिए इन तीनों चारों को उष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है, वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा के साथ घर्षण से वायु बाहर निकलती है, जिसकी वजह से उष्मा। घर्षण का मतलब ही होता है चाहे कोई भी चीज। पहले के जमाने में सुने हैं कि जंगलों में आग नहीं, पहले के लोग आदिमानव कच्चा मांस खाते थे, तो कुछ जंगलों में आग लग गई और कुछ जानवर भग नहीं पाए, तो वही में भुना के जर गए ना। तो ये लोग उसको देखे और उसको नोच नोच के खबर खाने लगे। तो लोगों को लगा अच्छा, तो अब कच्चे से अच्छा भोजन किसमें लगा? पके हुए भोजन में। तो आग की खोज हो गई, आग घर्षण से ही निकलती है। अभी ठंडी थी, अभी चली रही थोड़ा मोड़ा, तो आप आते तुरंत अथवा को ऐसे करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं बताइए? इसलिए कि हाथ में जब घर्षण होगा तो उष्मा उत्पन्न होगी, उष्मा होगी तो अथवा गर्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे? आसानी से लिख लेंगे, ठीक। उसी तरीके से इन सभी को उच्चारण करते हैं। अब देखिए तालब, इसका उच्चारण जो होता है वह तालु से होता है। जैसे यहां पर तालु का उच्चारण किया था आप लोगों ने ना, तो इसका उच्चारण जीभ को तालु में चिपकाएंगे और सितकार की ध्वनि निकालेंगे। श जब बोलेंगे तो जिह्वा तेजी के साथ निकलती है, और इन तीनों का उच्चारण शुद्ध रूप से उर्दू में किया जाता है। समझिएगा, हिंदी वाले लोग थोड़ा सा रफ इस्तेमाल करते हैं, जबकि उर्दू के शब्दों का उच्चारण बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या? तालव्य स के नाम से। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। अगर मैं बोलूं कहीं पर तालव्य स, तो आप सीधा क्या लिखेंगे? बड़का सा, वही संयम वाला सा, जो ने समझ लीजिए आप। अब देखिए ये तो अपने आप से नाम है, खुदे नाम से बदनाम है। मूर्धन्य स, इसका मतलब उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका मूर्धन्य होगा, इसका दंत होता है, ठीक है ना। तो दंत का मतलब जब स बोलेंगे तो जिह्वा दांत के पिछले वाले फिर हिस्से पर टच करके फिर सितकार की ध्वनि निकालिएगा। स, बात समझ गई ना। इस वाले स के नीचे होठ से वायु नीचे की तरफ आती है, और इस वाले से स से नीचे वाले होठ से टकरा के ऊपर की तरफ जाती है वायु। यह हो गया तीनों। और ह को हम बोलते हैं क्या? काकल्य वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए
उसमें के साथ साथ इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ह जब बोलते हैं तो यहाँ से उसकी निकलती है, और ह बोलने के बाद ऐसे लगता है कि गले में एकदम खाली स्थान है। देखिए, और खाली का मतलब वायु एकदम कंप्लीटली निकल जाती है। इसीलिए कंप्लीटली का मतलब एकदम वहाँ वाला ना, परान नहीं, बस उसी को हम इसलिए उसे कौन सा उच्चारण बोलते हैं? काकल्य वर्ण के नाम से जानते हैं। और यह चारों जो होते हैं वह किसमें होते हैं? उसमें। अब गिनती करते हैं। 25 आपके हो गए कौन सा है? स्पर्शी, 4 हो गए अंतस्थ, और यह 4 हो गया उष्म। गिनेंगे तो 5 4 9 4 13 और 2 1, यही 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। आगे जितने भी पढ़ेंगे हम लोग वह सभी पढ़ेंगे व्यंजन एवं हिंदी के शब्दों को लिखने के लिए कुछ शब्दों को और आवश्यकता पड़ी, जो आपके वर्णमाला में क्या करना पड़ा? जोड़ना पड़ा। नहीं तो मूल रूप से बात अगर करेगा तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। मुख्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। उसमें कितने होते हैं? 4। कोई दिक्कत? चलिए, ओवर।